नमस्ते दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी साइंस की दुनिया को कैसे बदल रहा है? क्या ये साइंटिस्ट के लिए एक सुपर पावर है या फिर ये रिसर्च के दायरे को सीमित कर रहा है? इसी पजल को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं बायोकेम गुरु। स्वागत है सर। शुक्रिया रिया। आज की चर्चा वाकई बहुत जरूरी है। असल में साइंस में एआई का इस्तेमाल एक पैराडॉक्स की तरह देखा जा रहा है। अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म टास्क्स दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ कॉग्निशन एंड इंटेलेक्ट। आजकल साइंटिस्ट्स इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई है, लेकिन रिसर्च के टॉपिक्स थोड़े लिमिटेड हो गए हैं। ये तो बहुत क्यूरियस बात है सर। आपने पैराडॉक्स शब्द का इस्तेमाल किया। क्या इसका मतलब ये है कि एआई ऑगमेंटेड रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को ज्यादा फायदा हो रहा है? बिल्कुल रिया। सोर्सेज के मुताबिक जो साइंटिस्ट्स एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वे ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं और उन्हें साइटेशंस भी ज़्यादा मिल रहे हैं। उनका करियर ग्राफ उन लोगों से तेज़ी से ऊपर जा रहा है जो एआई का उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एआई ज़्यादातर एस्टैब्लिश्ड फील्ड्स को ऑटोमेट कर रहा है, बजाय इसके कि वो नए फील्ड्स की एक्सप्लोरेशन में मदद करे। सरल शब्दों में कहें तो रिसर्चर्स ज़्यादा रिसर्च तो कर रहे हैं, पर बहुत ही कम क्षेत्रों में, जिसे कॉन्ट्रैक्शन इन नॉलेज फोकस कहा जाता है। आई सी। तो मतलब हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। पर सर, एआई अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये एवोल्यूशन कई चरणों में हुआ है रिया। सबसे पहले मशीन लर्निंग आया, which trains algorithms to recognize patterns and make predictions from those patterns। उसके बाद डीप लर्निंग आया, जो हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क्स को मिमिक करता है और बड़े डेटा सेट से पैटर्न्स खोज लेता है। और अब हम जेनरेटिव एआई के दौर में हैं, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLMs। Generative AI tools are specifically designed to create content on the basis of probabilities। ये इतने स्मार्ट हैं कि बिना एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग के भी ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं। वाओ! पर सर, साइंस में तो कंसिस्टेंसी और फैक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी पर चलने वाला एआई हमेशा सही होता है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ एआई टूल्स डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, जहां सेम इनपुट पर सेम आउटपुट मिलता है, लेकिन जेनरेटिव एआई टूल्स प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक ही सवाल का अलग अलग बार अलग जवाब दे सकते हैं। साइंस में रेप्लिकेबिलिटी बहुत जरूरी है और एआई की ये अनिश्चितता कभी-कभी मुश्किल पैदा कर सकती है। तो फिर साइंटिस्ट एआई का इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे डेटा का कोई बड़ा रोल है? बिल्कुल। आज के समय में ऑटोमेटेड डेटा कैप्चर और स्टोरेज इतना बढ़ गया है कि उसे मैन्युअली प्रोसेस करना नामुमकिन है। एआई उन डेटा रिच एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जहां पैटर्न्स पहचानने की जरूरत होती है। इसे हम थिंकिंग फास्ट कह सकते हैं, जहां मशीन लर्निंग पैटर्न्स पहचानती है। इससे साइंटिस्ट्स को थिंकिंग स्लो के लिए ज्यादा समय मिलता है, यानी कनेक्टिंग डेटा टू हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब एआई हमारी मेहनत कम कर रहा है ताकि हम बड़े कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर सकें। क्या अंत में आप हमारे लिसनर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? रिया, एआई एक डबल एज सोर्ड की तरह है। जैसे 17वीं सेंचुरी में माइक्रोस्कोप के आने पर साइंटिस्ट्स को लाइट की फिजिक्स नहीं पता थी, फिर भी उन्हें पता था कि वे कुछ जरूरी देख रहे हैं, वैसे ही एआई आज हमारा नया माइक्रोस्कोप है। भविष्य में ये रिसर्च की वैलिडिटी तय करने का एक ब्लूप्रिंट बनेगा, लेकिन हमें इसे बहुत संभल कर यूज करना होगा। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन सर। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एआई साइंटिस्ट की इम्पैक्ट तो बढ़ा रहा है, पर रिसर्च के स्कोप को नैरो भी कर सकता है। Now we will take a break. In next part of this podcast, we'll see how AI is bad for overall research. If you like this podcast, please like and share this podcast. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक आज के स्पेशल पॉडकास्ट में। आजकल हम हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बातें सुन रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया में एआई का कितना बड़ा धमाका हुआ है? आज हमारे साथ हैं बायोकेम गुरु, जिनके पास 20 सालों से भी ज्यादा का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस है। सर, क्या सच में एआई हमारी साइंस को बदल रहा है? बायोकेम गुरु, नमस्ते रिया। बिल्कुल, तुमने सही कहा। पिछले कुछ सालों में, खास तौर पे 2012 से 2022 के बीच साइंटिफिक पेपर्स में एआई का इस्तेमाल 4 गुना बढ़ गया है। चाहे इकोनॉमिक्स हो या मेडिसिन, हर फील्ड में एआई का बोलबाला है। असल में आजकल फंडामेंटल एडवांसेस की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, इसलिए शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि एआई साइंटिफिक डिस्कवरी को एक्सेलरेट कर सकता है। पर सर, क्या एआई का इस्तेमाल करना इतना आसान है? मैंने सुना है कि इसमें कुछ रिस्क्स भी होते हैं। बिल्कुल रिया, एआई कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है।
स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले एआई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसकी ब्लैक बॉक्स नेचर की वजह से इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने का खतरा बना रहता है। कई बार रिसर्चर्स बिना कंप्यूटर साइंस की एक्सपर्टीज के ऑफ द शेल्फ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमारे पास एरर्स पकड़ने के लिए क्लियर प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे तो एआई साइंस को फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम बस एक इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस यानी तरक्की का दिखावा कर रहे हैं? हाँ, यही सबसे बड़ा डर है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। कन्वेंशनल स्टैटिस्टिक्स एक हैंड एक्स की तरह है, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडलिंग एक चेन सॉ की तरह है, जो बहुत पावरफुल और ऑटोमेटेड है, पर गलत इस्तेमाल पर खतरनाक भी हो सकती है। साइंस में आजकल एक बड़ी समस्या आ रही है, जिसे लीकेज कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये टीचिंग टू द टेस्ट जैसा है, जहां मॉडल को एग्जाम से पहले ही आंसर्स पता चल जाते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो लीकेज इज एन इशू दैट अराइजेस व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मॉडल्स इवैल्यूएशन डेटा improperly influences its training process। वाह, ये तो चीटिंग जैसा लग रहा है। क्या इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है? हाँ, कोविड-19 के दौरान बहुत सारी ऐसी स्टडीज आई जिनमें दावा किया गया कि एआई चेस्ट एक्सरे से बीमारी डायग्नोस कर सकता है, लेकिन 415 स्टडीज के सिस्टमैटिक रिव्यू में पता चला कि एआई असल में कोविड नहीं पहचान रहा था, बल्कि वो बच्चों और बड़ों के बीच का फर्क समझ रहा था, क्योंकि सारा पॉजिटिव डेटा बड़ों का था और नेगेटिव डेटा बच्चों का। ऐसी गलतियों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर कोड बेस हजारों लाइंस का हो सकता है। ये तो काफी डरावना है। सर, क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? हाँ रिया, LLMs बहुत सेंसिटिव होते हैं। सिर्फ प्रॉम्प्ट की वर्डिंग बदलने से उनके आउटपुट बदल जाते हैं, जिससे स्टडीज को रिप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। असली मुश्किल ये है कि हम प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी को तो प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि साइंस का असली मकसद प्रकृति को समझना है। लियो ब्रेमन ने 2001 में ही कहा था कि ब्लैक बॉक्स मॉडल्स इंजीनियरिंग के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर नेचुरल साइंस में साउंड वेव्स की प्रोपगेशन जैसे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना ही असली पॉइंट है। मतलब हम प्रोड्यूसिंग मोर बट अंडरस्टैंडिंग लेस वाली स्थिति में आ रहे हैं। सटीक कहा तुमने। साइंस सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये थ्योरीज और पैराडाइम्स पर टिकी है। पुराने जमाने में जब लोग मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, तब भी वे एपीसाइकल्स जैसे ट्रिक से ग्रहों की चाल सही प्रिडिक्ट कर लेते थे। आज एआई भी वही एपीसाइकल्स पैदा कर रहा है, यानी वो गलत थ्योरीज से भी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकाल रहा है, जिससे असली साइंटिफिक प्रोग्रेस रुक सकती है। तो सर, इसका रास्ता क्या है? हम इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं? हमें मशीन लर्निंग को एक प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपर्टीज की तरह देखना होगा, जिसके लिए डीप ट्रेनिंग की जरूरत है। रिसर्चर्स को रिफॉर्म्स जैसे चेकलिस्ट और गाइडलाइंस का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही कॉमन टास्क मेथड अपनाना चाहिए, ताकि रिसर्चर खुद अपने काम को ग्रेड ना करे। इसके अलावा कोड और डेटा को शेयर करना यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। यानी क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्वांटिटी के मुकाबले। बिल्कुल। फंडिंग एजेंसीज को भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को बढ़ावा देना चाहिए। हमें रिसर्च फाइंडिंग्स को तब तक टेंटेटिव मानना चाहिए जब तक वे पूरी तरह रिप्रोड्यूस ना हो जाएं। याद रखो रिया, एआई साइंस की धीमी रफ्तार का जादुई हल नहीं है। असली समझ और सिद्धांतों के बिना सिर्फ प्रिडिक्शन करना काफी नहीं है। थैंक यू सो मच बायोकेम गुरु। आज आपने बहुत ही आसान तरीके से हमें एआई के सही और गलत इस्तेमाल के बारे में समझाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। If you like this podcast, please like and share this podcast.